खेती को विटिकल्चर कहते हैं। भारत में करीब 139,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर का उपयोग 3 तरह से किया जाता है, जैसे ताजे फल के रूप में, सुखाकर किशमिश के रूप में और वाइन बनाने में। अंगूर की उत्पत्ति की बात करें तो इसे मध्य एशिया का माना जाता है। भारत के अलावा अंगूर की खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, चीन, ईरान और ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। भारत में नासिक को अंगूर की राजधानी कहा जाता है। देश के सबसे अच्छे अंगूर यहीं पैदा किए जाते हैं। नासिक अंगूर निर्यातक के रूप में भी सबसे आगे है। हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये संस्थान पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना के पीछे अंगूर उत्पादक किसानों की समस्याएं थीं। अंगूर उत्पादक समूह ने अंगूर पर काम करने के लिए एक समर्पित अनुसंधान इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संपर्क किया। इस प्रकार अंगूर उत्पादकों और अंगूर उद्योग के अनुसंधान जरूरतों पर उचित विचार विमर्श के बाद और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यानी NRCG की स्थापना 18 जनवरी 1997 को पुणे में की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित अंगूर उत्पादन और उत्पादकता पर रणनीतिक और व्यावहारिक अनुसंधान करना, अंगूर के उन्नत और निरंतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और हितधारकों की क्षमता निर्माण करना, फलों में खाद्य सुरक्षा और कीटनाशक अवशेषों के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला। जिसमें संस्थान ने कई उतार चढ़ाव के बाद अंगूर उत्पादकों की समस्याओं के समाधान तो निकाले ही, साथ ही ऐसे कई अनुसंधान भी किए हैं जिससे अंगूर उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स अंगूर अनुसंधान के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। पुणे शहर में इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और तब से ये संस्थान अंगूर की जो फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कटाई के बाद जो टेक्नोलॉजीज़ है, इसके हर पहलू में अंगूर उद्योगों का जो स्टेक होल्डर्स है उसको सेवा प्रदान कर रहा है। इसी संस्थान ने अंगूर की कई किस्में विकसित किया है जो किसानों के बीच लोकप्रिय है, as a fresh fruit as well as resin variety and juice variety. संस्थान ने कोई नवीन तकनीकी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज किया है, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली फार्मर्स को काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एज वेल एज वेरियस एक्सपोर्ट प्रोसेस। और उनके माध्यम से संस्थान ने अंगूर निर्यात में बहुत योगदान किया है, किसानों का आय बढ़ाई। तो आइए अब समझते हैं संस्थान की कार्यविधि को। शुरुआत करते हैं NRAL लैब यानी राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला से।
अंगूर निर्यात किए जाने वाले महत्वपूर्ण ताजे फलों में से एक है, लेकिन निर्यात के पूर्व अंगूर को कुछ मानकों पर खरा उतरना जरूरी है, क्योंकि तय सीमा से अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने पर निर्यात में बाधा आती है, जिसे दूर करने के लिए एपीडा वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात के लिए टेबल अंगूर में कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम स्थापित करने के ICAR NRC को राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला NRAL के रूप में मान्यता दी, जिससे यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ देशों को निर्यात किए जाने वाले अंगूर और अन्य कृषि वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना, यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात किए जाने वाले मूंगफली और मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन अवशेषों की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लैब के प्रयासों के कारण ही यूरोपीय संघ को टेबल अंगूर का निर्यात वर्ष 2004-05 में फिर से शुरू हुआ, जो कि साल 2003-04 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा अंगूर में कीटनाशक अवशेषों का आधिकारिक नियंत्रण यूरोपीय संघ के अलावा अन्य निर्यात बाजारों जैसे रूस, चीन, GCC, इंडोनेशिया, कनाडा में बढ़ा दिया गया है। निर्यात अंगूरों में इस अवशेष निगरानी ने घरेलू बाजार में भी जागरूकता पैदा की है और केंद्र ने उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए साल 2017-18 से घरेलू बाजार के लिए शून्य अवशेष अंगूर कार्यक्रम शुरू किया है। इसके समग्र परिणाम के रूप में उत्पादकों को निर्यात और घरेलू बाजार दोनों में उनके उपज के लिए बेहतर कीमत मिली। इस सफलता के बाद एपीडा ने अन्य सभी फलों और सब्जियों के लिए इस मॉडल को फॉलो किया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मेनली प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और माइकोटॉक्सिन्स। ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी शुरू से ही इतना अच्छा से इस्टेब्लिश हुई है कि ग्रेप में और बाद में बाकी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जितने प्रकार के पेस्टिसाइड्स आने का चांस है, आइदर फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस, ये सारे पेस्टिसाइड का टेस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है ये हम लोग डेवलप किया है। और पूरे देश में जितने लेबोरेटरीज है, एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज, जो लोग एपीडा या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से फूड टेस्टिंग करते हैं, सब लोग हमारा ही मेथड यूज़ करके फूड टेस्टिंग कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट रिजेक्शन कम हो गई, हमारा प्राइस रियलाइजेशन इन मार्केट बहुत बढ़ रहा है, प्लस हम लोग इंपोर्ट जो सैम्पल मटेरियल आती है डिफरेंट कंट्रीज से, उसका भी एज ए रेफरल सेंटर हम लोग उसको चेक करते हैं। इन मानकों को पाने में मिट्टी का भी अहम रोल है। मिट्टी में कौन से तत्व हैं, किसकी कमी है और फसल में उर्वरक की मात्रा कितनी देनी चाहिए, इसका निर्धारण मिट्टी के परीक्षण के बाद ही तय किया जाता है। इसलिए संस्थान में मृदा विज्ञान लैब भी है। हर साल फलत छटाई मौसम शुरू होने से पहले किसानों के खेत से 200 से 250 मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं, जो पोषक तत्वों के उपयोग को तर्क संगत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा रोग बीमारियों जैसे बंच स्टेम नेक्रोसिस, लीफ कर्ल, पत्ती का काला पड़ना और नेक्रोसिस, चमकदार धब्बे, शिराओं का लाल होना और नेक्रोसिस, पुष्पक्रम नेक्रोसिस के साथ पोषक तत्वों के संबंध की पहचान की गई और इन्हें उचित पोषक तत्वों के अनुप्रयोग से ठीक भी किया गया। साथ ही लैब में जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश,
ओलावृष्टि, तापमान और नमी के तनाव से होने वाले हानि को कम करने के प्रयासों पर जोर दिया जाता है। सिंचाई के सही तरीकों पर भी काम हो रहा है, जिससे कम पानी के नुकसान पर बढ़िया पैदावार ली जा सके। इसलिए लैब ने कुछ तकनीकें विकसित की हैं। आइए उन्हें समझते हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर की सबसे ज़्यादा अंगूर खेती होती है, 80 के दशक से के अनुसार जब टेम्परेचर बढ़ने लगा और पानी कमतरता आने लगी, कमी आने लगी, वहाँ पर रूट स्टॉक का उपयोग किया जाने लगा। अब रूट स्टॉक आने से क्या प्रॉब्लम आई कि एक जो पोषक तत्व है उसका प्रबंधन कैसा करना चाहिए, बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं आया। उसकी वजह से बहुत सारे पोषक तत्व की कमियां दिखनी शुरू हो गई। हमारे संस्थान में इस पर भी काम हुआ, शोध हुआ, और लीफ कर्लिंग या फिर बन स्टेम नेक्रोसिस या फिर लीफ रेडनिंग, ये सब के ऊपर भी शोध हुआ है और फार्मर को इसके हमने ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से आगे ये सब परेशानियां अब नहीं आ रही हैं। पानी प्रबंधन, इसमें हमने 3 अलग अलग तकनीक, शेड्यूल तो हमने तैयार कर दिया, इरिगेशन शेड्यूल, बट उस शेड्यूल में भी और आगे पानी कम कर सके उसके लिए हमने 3 तकनीक का इस्तेमाल किया है। एक है सब सरफेस इरिगेशन, जिसमें हमने देखा है कि इरिगेशन शेड्यूल के तहत, मतलब इरिगेशन शेड्यूल जो कि हम सरफेस ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, उसके तहत हम 25% कम पानी से हमारा काम चलेगा। और तनाव, जैसे कि आपका अनसीजनल रेन्स, कभी बारिश आ जाती है